अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज मंगल 25 जून RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। विफाकी काबीना की नेशनल एक्शन प्लान के एपेक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक। विफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन को गलत समझा जा रहा है। अवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ शरपसंद अनासर के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। SIFC की तवानाई और पेट्रोलियम सेक्टर में जदीद इस्लाहात। कोयले और फर्नेस ऑयल की बजाय मुतबादिल ज़राए पर इन्हिसार। मुल्क में 10 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी से नई ऑयल रिफाइनरी के क़याम के मुआहिदे पर दस्तखत। शुमाली वजीरिस्तान की तहसील मीर अली बाजार में नामालूम अफराद का फौजी काफिले पर दस्ती बम हमला। 7 शहरी जख्मी, 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। कारगिल जंग में इसराइल ने भारत को हथियार फराहम किए। इसराइल के सफीर डेनियल कारमोन का इंकशाफ। पेरिस में सिख बरादरी की जानिब से भारतीय हुकूमत के खिलाफ बड़ी रैली। कत्ल किए गए सिखों के वर्सा को इंसाफ दिया जाए, रैली के शुरका का मुतालबा। गजा जंग में हजारों बच्चों के लापता होने का इंकशाफ। बच्चे या तो मलबे तले दबे हैं या उन्हें इज्तमाई कब्रों में दफना दिया गया है। आलमी तंजीम सेव दी चिल्ड्रन ने भी तस्दीक कर दी। यूरोपीय यूनियन की रूस की 61 कंपनियों पर पाबंदी। चीन, मुत्तहदा अरब अमारात और तुर्किया की कंपनियां जिनका ताल्लुक रूस से है, पाबंदियों का शिकार। अफगानिस्तान ने दुनिया क्रिकेट में तारीख रकम कर दी। पहली मर्तबा T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। डू एंड डाई मैच में बांग्लादेश को 8 रन से शिकस्त। अफगान प्लेयर्स जीत पर खुशी से आपदीदा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से मुतालिक कहा कि इस ऑपरेशन में बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाई नहीं की जाएगी। दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए इंटेलिजेंस बुनियाद पर जारी कार्रवाइयों को मज़ीद मुतहर्रिक किया जाएगा। विफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन में आवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, न ही लोगों के घरों में कोई कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ शरपसंद अनासर के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की जाएगी। PM ऑफिस से जारी एलामिया में कहा गया है कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन को गलत समझा जा रहा है और इसका मुवाजना गुज़िश्ता मुसल्लह ऑपरेशंस जैसे ज़रबे अज़्ब और राह निजात वगैरह से किया जा रहा है। इस मौजू पर गैर ज़रूरी बहस को ख़त्म हो जाना चाहिए। वज़ीर आज़म ऑफिस का कहना है कि अज़्म इस्तेहकाम मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारों के ताउन और पूरे रियासती निज़ाम का मजमूई कौमी विजन है, जिसका मकसद नज़रसानी शुदा कौमी एक्शन प्लान के निफाज में नई रूह और जज्बा पैदा करना है। कौमी सलामती और मुल्की इस्तेहकाम के लिए सियासी इत्तफाक के साथ इस इक़दाम की पजीराई करने की ज़रूरत है। SIFC की तवानाई और पेट्रोलियम सेक्टर में जदीद इस्लाहात। कोयले और फर्नेस ऑयल के बजाय मुतबादिल ज़राए पर इन्हिसार किया जाएगा। मुल्क में 10 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी से नई ऑयल रिफाइनरी के क़याम के मुआहिदे पर दस्तखत हो चुके हैं। सक्खर में 150 मेगावाट जबकि हुंजा में 1 मेगावाट शमसी तवानाई का प्लांट नस्ब किया जाएगा। पेट्रोलियम सेक्टर में 5 से 6 अरब डॉलर की सरमायाकारी मुतवक्का है। समंदरी इलाके में तेल और गैस के ज़राए दरियाफ्त करने का अमल भी जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पोलियो के खात्मे के लिए टास्क फोर्स का इजलास हुआ, जिसमें गेट्स फाउंडेशन के सरबराह बिल गेट्स ने भी शिरकत की। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि विफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। अपने बच्चों की ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए मुल्क को पोलियो से पाक करना होगा। वज़ीर आज़म ने बताया कि गुज़िश्ता 6 माह में इंसदाद पोलियो की 6 मुहिम्मात मुकम्मल कर ली गई हैं।
گزشتہ 3 سالوں میں پولیو کے خاتمے کے لیے مالی معاونت میں اضافہ ہوا ہے۔ مالی معاونت کا 30% حصہ گیٹس فاؤنڈیشن کا ہے۔ پاکستان میں پولیو کے خاتمے، بنیادی صحت اور بچوں کی بہتر نشوونما میں گیٹس فاؤنڈیشن کی خدمات قابل ستائش ہیں۔ اجلاس میں بل گیٹس کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ انسداد پولیو اور صحت کے دیگر شعبوں میں کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان میں ڈیجیٹلائزیشن کا منصوبہ ہماری ترجیح ہے۔ میر علی میں فوجی قافلے پر دستی بم حملہ، 7 شہری زخمی ہو گئے جبکہ 2 گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ پولیس کے مطابق شمالی وزیرستان کی تحصیل میر علی بازار میں نامعلوم افراد نے فوجی قافلے پر اس وقت ہینڈ گرینیڈ بم پھینکے جب قافلہ حص و خیل سے میر علی کیمپ جا رہا تھا۔ ایک گرینیڈ بم گاڑی پر لگا جس سے کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا، جبکہ دوسرا سویلین کار پر جا لگا۔ حملے میں 2 گاڑیوں کو نقصان پہنچا اور 7 شہری زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر میر علی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ روس میں انٹرنیشنل ملٹری اسپورٹس مقابلوں میں پاکستانی دستے کی پہلی بار شرکت۔ افتتاحی تقریب میں پاکستانی دفاعی اتاشی بھی موجود تھے۔ روس میں بین الاقوامی اسپورٹس کونسل کے کھیلوں کے مقابلے میں پاکستانی دستہ بھی شرکت کر رہا ہے۔ پاکستانی دستے میں ملٹری کالج جہلم، ملٹری کالج مری اور ملٹری کالج سوئی کے 3 افسران اور 15 کیڈٹ شامل ہیں۔ پاکستانی دستہ ٹریک ایونٹس، والی بال، باسکٹ بال اور باکسنگ بال مقابلوں میں شرکت کرے گا۔ 24 جون سے شروع ہونے والا ایونٹ 30 جون تک جاری رہے گا۔ پاکستانی سفارت خانے کے مطابق افتتاحی تقریب میں روسی نائب وزیر دفاع شریک تھے، جبکہ پاکستان کی نمائندگی دفاعی اتاشی بریگیڈیئر محمد آصف خان کر رہے تھے۔ کراچی میں آج بھی سورج کا پارہ ہائی رہنے کا امکان ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں آج بھی موسم شدید گرم اور مرطوب رہے گا۔ موجودہ درجہ حرارت 32 ڈگری جبکہ شدت 41 ڈگری تک محسوس کی جا رہی ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 76% ہے۔ دوسری جانب جولائی میں ممکنہ بارش کے پیش نظر NDMA نے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ کراچی اور حیدرآباد میں 30 سے 75 ملی میٹر بارش کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ نواب شاہ، میرپور خاص، لاڑکانہ اور سکھر میں بھی بارش متوقع ہے۔ کراچی میں گزشتہ 3 دنوں کے دوران سرد خانوں میں لائی گئی میتوں کی تعداد میں 2 گنا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ 3 سرد خانوں میں 3 روز کے دوران 300 لاشیں لائی گئیں۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدھی نے گزشتہ روز میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں گرمی کی حالیہ لہر کے دوران سرد خانوں پر بھی دباؤ بڑھ گیا ہے۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے 3 سرد خانوں میں 3 روز کے دوران 300 لاشیں لائی گئیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ عام دنوں کے مقابلے میں حالیہ دنوں میں میتوں کی تعداد دگنی ہو گئی ہے۔ دوسری جانب کراچی میں پراسرار طور پر جاں بحق ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 19 ہو گئی۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں سے آج بھی مزید 9 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ مرنے والے زیادہ تر افراد نشے کے عادی ہیں جو ممکنہ طور پر شدید گرمی کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ گزشتہ روز بھی کراچی کے مختلف علاقوں سے 10 افراد کی لاشیں ملی تھیں۔ بھارت میں اسرائیل کے سابق سفیر نے انکشاف کیا ہے کہ کارگل جنگ میں اسرائیل نے بھارت کو ہتھیار فراہم کیے تھے۔ ڈینیل کارمون جو 2014 سے 2018 تک بھارت میں اسرائیل کے سفیر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل ان ممالک میں سے ایک ہے جس نے کارگل جنگ کے دوران بھارت کو ہتھیار فراہم کیے تھے۔ اس سے پہلے بھی اسرائیلی اور بھارتی میڈیا رپورٹس میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ غزہ میں بھارتی ساختہ ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں۔ انڈین ٹریڈ یونین نے اسرائیل کو اسلحہ لے جانے والے تمام بحری جہازوں کے بائیکاٹ کا اعلان بھی کیا تھا۔ خالصتان کے حق میں پیرس میں ریلی نکالی گئی جس میں سکھ رہنماؤں نے خطاب میں کہا کہ بھارتی حکومت نے سکھوں کا قتل عام کیا ہے۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں سکھ برادری کی جانب سے بڑی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جس پر بھارتی حکومت کے خلاف نعرے درج تھے۔ اس موقع پر سکھ رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں سکھوں کا قتل عام کیا گیا۔ گزشتہ 40 برس میں قتل کیے گئے سکھوں کے ورثاء کو انصاف چاہیے۔ خالصتان ایک حقیقت ہے اور ہمارا حق ہے جسے ہر صورت لے کر رہیں گے۔ امریکہ اور کینیڈا کے بعد آسٹریلیا میں بھی سکھوں کے قتل کا بھارتی منصوبہ بے نقاب ہو گیا۔ آسٹریلوی میڈیا کی دستاویزی فلم میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارتی حکومت آسٹریلیا میں قیام پذیر سکھ رہنماؤں کو قتل کروا سکتی ہے۔ بھارتی حکومت بھارتی نژاد آسٹریلوی سکھ شہریوں کو قتل کی دھمکیاں دے رہی ہے۔ کینیڈین حکومت نے بھی سکھ رہنما منیندر سنگھ کو اس حوالے سے محتاط رہنے کا مشورہ دیا ہے۔
मनिंदर सिंह समेत 8 सिख शहरियों की जानों को संगीन खतरा है। जून 2023 में कनाडा में हरदीप सिंह को भारतीय सिफारती अमले के भेस में राख एजेंटों ने कत्ल किया था, जबकि अमेरिका में गुरु पतवंत सिंह को कत्ल करने की कोशिश की गई थी। आलमी तंजीम सेव द चिल्ड्रन के मुताबिक गजा जंग के नतीजे में हजारों बच्चे लापता हैं। या तो वो तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दबे हैं या उन्हें किसी इज्तमाई कब्र में दफना दिया गया है। गजा से अब तक 21,000 फ़लस्तीनी बच्चों के लापता होने का इंकशाफ हुआ है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के हुकूक और फलाह बहबूद के लिए काम करने वाली आलमी तंजीम सेव द चिल्ड्रन का कहना है कि गजा जंग के नतीजे में जो हज़ारों बच्चे लापता हैं वो या तो तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दबे हैं या उन्हें किसी इज्तमाई कब्र में दफना दिया गया है या फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सेव द चिल्ड्रन के नुमाइंदे का कहना है कि दौरान जंग वालिदैन से बिछड़ने वाले बच्चों को जबरी लापता करके गजा से बाहर ले जाया गया है। जंग की सूरत हाल में मालूमात जमा करना और उसकी तस्दीक करना मुश्किल है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गजा में बमबारी से मज़ीद 24 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बहीरा अहमर में एक और बहरी जहाज़ पर यमन के हौसी बागियों ने हमला कर दिया। हौसियों का कहना है कि गजा जंगबंदी तक हमले जारी रहेंगे। यमन के हौसी बागियों की तरफ से मुमकिना तौर पर बहीरा अहमर में एक बहरी जहाज़ को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया है। बहरी जहाज़ को नुकसान पहुंचा है, ताहम जहाज़ में मौजूद अमला महफूज है। अमरीकी सेंटर कमांड का कहना है कि हौसियों ने खलीज अदन में 3 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल दागे और हैफा बंदरगाह पर बहरी जहाज़ों पर हमले का भी दावा किया है। खबर रसा इदारे के हुक्काम का कहना है कि हौसी बागियों के हमलों की वजह से एशियाई, मशरिक़ वुस्ता और यूरोपीय मंडियों के लिए इस अहम रास्ते के जरिए होने वाली आमदोरफ्त में शदीद कमी आई है। हौसियों का कहना है कि गजा में जंगबंदी तक हमले जारी रहेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हौसी नवंबर से अब तक एक जहाज़ पर कब्जा करने में कामयाब रहे, जबकि हौसी हमलों के नतीजे में 2 जहाज़ डूब गए थे। काज़ाकिस्तान में वज़राए ख़ारजा कौंसिल के इजलास में खिताब करते हुए रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में दाइश और अल-कायदा से वाबस्ता जंगजू तंजीमें ख़ित्ते में अमन के लिए संगीन खतरा है। इजलास में रूस के अलावा ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान और बेलारूस के वज़राए ख़ारजा ने शिरकत की। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफ़गानिस्तान की जानिब से बढ़ने वाली दहशतगर्दी ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। अफ़गानिस्तान में दाइश, अल-कायदा और उनसे वाबस्ता जंगजू तंजीमें ख़ित्ते में अमन के लिए संगीन खतरा हैं। उनका कहना था कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग की हिमायत को अहमियत देते हैं और तालिबान के साथ ठोस बुनियादों पर मुज़ाकरात की ज़रूरत है। यूरोपीय यूनियन ने रूस की 61 कंपनियों और दर्जनों शहरियों पर पाबंदी आयद कर दी। यूरोपीय यूनियन ने रूसी कंपनियों के LNG मंसूबों के लिए सरमाया, साजो सामान और अफरादी कुव्वत फराहम करने वाली गैर मुल्की कंपनियों पर भी पाबंदी आयद कर दी हैं। चीन, मुत्तहदा अरब अमारात और तुर्किया की 61 कंपनियां जिनका रूस से किसी भी किस्म का ताल्लुक था, उन्हें अब सख्त पाबंदी का सामना है। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरियल ने बताया कि हम पहले ही यूक्रेन को असलहे की फराहमी के लिए मुंजमद रूसी असासों से हासिल होने वाली आमदनी को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे चुके हैं। बेशतर ममालिक ने यूक्रेन जंग पर सख्त से सख्त जवाब देने के लिए रूस पर मजबूत और अहम पाबंदियां आयद करने पर इत्तफाक किया है, जबकि अमरीका भी 300 से ज़ायद रूसी इदारों और शहरियों पर पाबंदियां आयद कर चुका है। अफगानिस्तान ने अहम मैच में बांग्लादेश को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। भारत ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। ICC T20 वर्ल्ड कप के अहम मैच में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 8 रन से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को जीत के लिए 116 रन का हदफ दिया था। हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की टीम 17.5 ओवर्स में 105 रन बनाकर आउट हो गई। इस फतह के साथ अफगानिस्तान क्रिकेट की तारीख में पहली मरतबा वर्ल्ड कप T20 के सेमीफाइनल में पहुंच गया। ताहम पहला सेमीफाइनल जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान के दरमियान 26 जून को, जबकि दूसरा 27 जून को भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।